आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो कॉमन सिविल कोड पर है। आप जानते हैं कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस आप तक उपलब्ध कराता हूँ। एक कोई टॉपिक को लेकर के पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आपको पढ़ना है तो इसी अकेडमी में इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो एनालिसिस है वो उसमें उपलब्ध होता है। दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं कि जो कॉमन सिविल कोड है, ये मैं कई बार थोड़ा सा बता चुका हूँ। आज ये बताने जा रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड क्या लागू किया जा सकता है, और अगर लागू किया जा सकता है तो क्या राज्य सरकारें भी कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग नए होंगे, जो जुड़े होंगे, वो ये जरूर जानना चाहते होंगे कि कॉमन सिविल कोड क्या है। कॉमन क्रिमिनल कोड इंडिया में लागू है, बट कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। इसको गौर से समझ लेते हैं। कॉमन सिविल कोड का मतलब है जितने भी सिविल लॉ हैं, सिविल लॉ जैसे मैरिज, सक्सेशन, उत्तराधिकार का मैटर है, या राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है, इस देश में ये जो कॉमन सिविल लॉ है ये कॉमनली लागू नहीं है। हाँ, कॉमन क्रिमिनल लॉ, अगर हम कॉमन सिविल लॉ है तो कॉमन क्रिमिनल लॉ भी होगा, जिसे हम आईपीसी, इंडियन पिनल कोड से गवर्न होते हुए देखते हैं, आईपीसी के नाम से। इसमें हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, पारसी सब शामिल है। मैंने सिख जैन नहीं कहा क्योंकि वो हिंदू लॉ के अनुसार हिंदू ही है, ठीक है। तो हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, पारसी जो भी है, ईसाई, ये सब आईपीसी से गवर्न होते हैं। अर्थात अगर किसी मुसलमान ने मर्डर किया है तो उसे वही सजा मिलेगी जो हिंदू ने किया है। किसी पारसी ने अगर मर्डर किया है तो उसे वही सजा मिलेगी जिसने मुसलमान ने, क्योंकि क्रिमिनल लॉ एक है। अब आप देखेंगे कि अभी कल जमायत उलेमा हिंद ने एक बात कही है कि वो सिविल लॉ में कॉमन सिविल लॉ को स्वीकार नहीं करेगी। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है इस देश के संविधान को हम मानते हैं, इस देश के संविधान को हम मानते हैं, इस देश की न्यायपालिका को हम मानते हैं। लेकिन जब वही संविधान, वही न्यायपालिका कॉमन सिविल कोड की बात करता है तो कहते हैं कॉमन सिविल कोड नहीं मानते। जब आप संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान का मतलब केवल अनुच्छेद 14 से 32 तक का नहीं है, जहां पर सारे केवल अधिकार हैं, राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो इस देश का मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो केवल फंडामेंटल राइट की बात नहीं कर सकता कि मुसलमानों के लिए मतलब है केवल फंडामेंटल राइट, हिंदुओं के लिए मतलब है केवल फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन करेगा? और संविधान में केवल फंडामेंटल ड्यूटीज ही नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट भी है, वहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है, वहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, सरकार भी है, विधायन भी है, वहाँ जुडिशरी भी है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये सब मिलकर संविधान का हिस्सा है ना। संविधान का मतलब केवल अनुच्छेद 14 से 32 फंडामेंटल राइट 14 to 32 ही नहीं है। लेकिन जब हमारे मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि वो कॉमन सिविल कोड नहीं मानेंगे लेकिन देश का संविधान मानेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, कितने सज्जन हैं, या फिर कितना षड्यंत्र करके बोल रहे हैं। ये आपको तय करना है कि है क्या। क्यों? आप जब कॉमन क्रिमिनल लॉ इस देश में मानते हैं, चोरी की सजा में अगर आलोक पांडे चोरी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई रहीम है तो उसके हाथ काटे जाएंगे, इस बात को नहीं स्वीकार किया जाता, तब इस्लाम खतरे में नहीं है। लेकिन अगर मैरिज की बात है तो आलोक पांडे एक ब्याह कर पाएंगे और कोई रहीम है 4 शादी कर सकता है। क्यों भाई? हमारे भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी ऑफिशियल, और अनऑफिशियल जिन्हें हम 16,000 पत्नियों तक कहते हैं, समाज के कल्याण के लिए शादी की थी। हम समाज के कल्याण के लिए दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। क्यों? हम में ऐसी क्या कमी है जो रहीम के पास अधिकार है हमारे पास नहीं भाई? चलिए ये बात हो गई। आपको लोग सर तो एक से ज्यादा शादियां करना चाहते हैं। अरे भाई कौन, जैसे मुस्लिम कहते हैं कि हर मुसलमान 4 शादी नहीं करता, लेकिन कोई टकरा जाए तो
तो कर सकता है ना, बट आलोक पांडे नहीं, आलोक पांडे के जूते घिस जाएंगे बीवी को तलाक देने में। ठीक, अब आप मानिए कि मेरी पत्नी है। अब देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू महिला के पास ताकत देखिए और मुसलमान पुरुष के पास ताकत देखिए। मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकता है, गुड, सैकड़ों बच्चे पैदा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी में राइट नहीं देगा तलाक में, कोई बात नहीं। मुस्लिम पुरुष अपनी बेटी को जो प्रॉपर्टी में देगा, बेटी अगर जबरदस्ती प्रॉपर्टी राइट लेना चाहे तो अपने भाई से आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। कॉमन सिविल कोड अगर नहीं है तो ये होगा। उत्तराधिकार में मुस्लिम महिला अपने लिए कोई बच्चा गोद नहीं ले सकती है। इसी देश की मुस्लिम महिला है। चलिए अब हिंदू महिला की बात करते हैं। हिंदू महिला अगर कोई उसको नाजायज सताए, उसको तलाक देने की कोशिश करे, वो अपने पति के जूते रगड़वा देगी। एक फोन करेगा, पति जेल चला जाएगा। एक बार न्यायालय में जाएगा, अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार ले लेगी। उसका जिसको मन है सक्सेशन का, वो उसको अपना उत्तराधिकारी तय करेगी। जो उसकी अपना आय, जो उसकी प्रॉपर्टी है, या उसकी जो पिता की प्रॉपर्टी है, जो उसने अपने पास रखी है, उसमें भी वो ये कर सकती है। ये हिंदू महिला, यानी एक मुस्लिम महिला को उसका पति 90 दिन के अंदर तलाक 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 कह के अपनी बीवी से छुटकारा और नया मॉडल खड़ा। और एक पुरुष 9 साल में भी पुराने मॉडल में ही रहेगा, वो भी चलाने को नहीं मिलेगी गाड़ी। और आप समझिए हिंदू महिला कितनी शक्तिशाली है, मुस्लिम महिला कितनी बेचारी है। उसके पास वो अधिकार नहीं है जो हिंदू महिला के पास। अब आइए, मुस्लिम पुरुष कितना शक्तिशाली है, हिंदू पुरुष कितना कमजोर है। क्या इस देश में रूल ऑफ लॉ में ये होना चाहिए? विधि का शासन है तो विधि के समक्ष समान क्यों नहीं है हम? किसी को विशेषाधिकार क्यों? कोई भी भारत का हिंदू नहीं कहता कि उसे मुसलमानों से, यहूदियों से, पारसियों से ज्यादा अधिकार चाहिए। वो बेचारा तो कहता है हमें बराबर का अधिकार दे दीजिए। ये कॉमन सिविल कोड बराबर की बात करता है। तो क्या हमें बराबर का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए? पहला। दूसरा प्रश्न है कि इसे क्या राज्य सरकारें लागू भी करवा सकती हैं? दोस्तों, कॉमन सिविल कोड केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है, राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 44 में यह कहा गया है कि राज्य कॉमन सिविल कोड को लागू कर सकता है। अब आइए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 डिफिनीशन ऑफ द स्टेट, राज्य की क्या परिभाषा है, जिसमें बताया गया है लोकसभा, संसद, राज्य की विधानसभाएं और राज्य की सरकारें, लोकल बॉडीज, अन्य जो सेंट्रल चीजें हैं, 7-8 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो डिफिनीशन ऑफ द स्टेट। 12 को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें स्टेट में द नेशन स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट शामिल है। इसको हिंदी में समझते हैं, द नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य यानी भारत की केंद्र सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मतलब भारत की राज्य सरकारें। स्टेट में दोनों आते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट क्योंकि कॉमन सिविल कोड बना सकता है, राज्य कॉमन सिविल कोड बना सकता है, तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार भी कॉमन सिविल कोड ला सकती है और राज्य सरकार भी कॉमन सिविल कोड ला सकती है। लेकिन राज्य सरकार की कॉमन सिविल कोड और केंद्र सरकार के कॉमन सिविल कोड में एक अंतर होगा। आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता दूं, केंद्र सरकार का कॉमन सिविल कोड पूरे भारत में लागू होगा, राज्य सरकार का कॉमन सिविल कोड उस राज्य में ही लागू होगा। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां ईसाई बहुल राज्य है, फिर भी कॉमन सिविल कोड लागू है। वहां ईसाइयों को विशेष अधिकार या दूसरे लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं है। कॉमन सिविल कोड से गोवा रन हो रहा है। यानी अगर गोवा में कॉमन सिविल कोड लग सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, और उत्तर प्रदेश में लग सकता है तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं लग सकता कॉमन सिविल कोड? क्यों नहीं एक ही विधि से शासन किए जा सकते हैं? क्यों कहते हैं कि वो हम एक ही विधि से शासन नहीं करें, में शासित नहीं होंगे? हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। अभी आपको बताया क्रिमिनल लॉ में धर्म में हस्तक्षेप नहीं है। आलोक पांडे को सजेल हो और रहीम या अब्दुल रज्जाक को क्या हाथ काटे जाए, इस पे इस्लाम खतरे में नहीं। जो खतरनाक है वो नहीं मानेंगे।
और जो मजेदार है, जिसमें महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, उसमें सिविल लॉ में पुरुषों को विशेषाधिकार प्राप्त है। इसलिए भारत का जो कानून है अभी तक, वो भारत के संविधान में मुस्लिम महिलाओं को बराबर का हक नहीं देता और पुरुषों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब आते हैं जो मेन चल रहा था कि राज्य सरकारें कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती हैं। दूसरी उत्तराखंड सरकार होने जा रही है जो कॉमन सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रही है। अब ये प्रश्न है कि वर्तमान सरकार क्या केंद्र में कॉमन सिविल कोड लागू कराएगी या 18 राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में, वो पहले राज्यों में कॉमन सिविल कोड लगाएगी और उन लोगों की इस विचार को कट करेगी, इस विचार को कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, मुसलमानों के विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे, मुसलमान तो बेचारा हो जाएगा, मुसलमान को हिंदू होना पड़ेगा। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्दी वाली भाषा में कुछ ना हुई भाई, सब लोग आराम से रहे हो। गांव वाली भाषा में बड़ी मुश्किल से आज निकली है। कुल मिला के ये कहना है, कॉमन सिविल कोड जो है किसी भी व्यक्ति के, जो हमारे मुस्लिम पुरुष हैं, केवल उनके पास विशेषाधिकार है। क्यों? क्योंकि जराइम तो जो भी करेगा वो हिंदू या मुस्लिम या सिख या जैन, पुरुष ही जराइम करा, चोरी करते हैं, औरतें जल्दी नहीं जाती। ठीक है, तो जो भी क्रिमिनल लॉ है, आप देखिए क्रिमिनल में महिलाओं का योगदान बहुत कम है, पुरुषों का योगदान ज़्यादा है, और उसमें भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुस्लिम पुरुषों का योगदान क्राइम के मामले में उनके जनसंख्या अनुपात से दुगुना है। तो मुस्लिम क्राइम के मैटर में तो आईपीसी मानता है जिससे उसे कम से कम दंड मिले, और सिविल मैटर में जब मुस्लिम महिलाओं की बराबरी की बात आता है तो वो अपनी बात सरिया की बात मानने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। देश सरिया से नहीं चल सकता है। आज नहीं तो कल कॉमन सिविल कोड लाना ही था। सरकार कॉमन सिविल कोड की तैयारी कर रही है। कॉमन सिविल कोड आएगा, बस देखना ये है कि 18 राज्यों के साथ घुमा कर के आएगा, ऐसे कान पकड़ेगा या सीधे ऐसे पकड़ लेगा, खत्म, केंद्र सरकार लागू कर दे, बवाल खत्म। तो ये बस देखने की बात है कि जो कॉमन सिविल कोड है वो लागू कैसे होगा। लागू होगा, सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, मीडिया में चीजें आ चुकी हैं। कल शायद या परसों, शायद संडे को ही फ्रंट लाइन न्यूज थी कि सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू करने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही है। बस देखना है पहले तरीके से केंद्र सरकार सीधे लागू कर देगी या दूसरे तरीके से राज्य सरकारों के माध्यम से लागू कराएगी और फिर धीरे धीरे केंद्र सरकार की तरफ जाएगी। बस प्रश्न इतना ही है कि शादी तो तय हो ही गई है, ब्याह होना है, अरेंज मैरिज होगी या कोर्ट मैरिज, सिर्फ इतनी बात है। तो दोस्तों, आज मैंने कॉमन सिविल कोड में एक परिचर्चा आपके सामने उपस्थित की है। उम्मीद है कि मेरी ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर ये परिचर्चा आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।